वो तो बहुत मेहरबानी गट्टू दादा की जो उन्होंने परमिशन दे दी कि भैया यहाँ के रिकॉर्ड कर लो, और ना कभी भी किसी को चाय पिए बिना जाने नहीं देते। अब देखो, चाहे तुमने चैप्टर जिससे ही पढ़ रखा हो, जहां से भी पढ़ रखा हो, जिस भी किताब से, जिस भी टीचर से पढ़ रखा हो, अगर आप लोग ये रिवीजन देख के आते हो तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि ना तो आप कोई कंसेप्ट भूलोगे, ना फॉर्मूला भूलोगे, ना लॉजिक भूलोगे, क्योंकि ये आपका अभी तक का यूट्यूब पे सबसे आसान रिवीजन और एक्सप्लेनेशन वाला है पूरे चैप्टर का। चाहे आपने सब कुछ पढ़ रखा हो, चाहे आपने इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ रखा हो, सबसे आसान तरीके से आप लोगों को चैप्टर समझाना। तो देखो, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बड़ी सिंपल बात है, पहली क्लाइमेक्स देता हूं अपन क्या पढ़ने वाले। देखो, आप लोगों को आज की डेट में पता है, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को नॉर्मल तरीके से नहीं बताऊंगा, और चूंकि गट्टू दादा ने परमिशन दे दी कि भैया अपन यहां के पढ़ा सकते हैं, तो मैं एज यूजुअल अपने नाच गाने वाले अंदाज से पढ़ाऊंगा। देखो, सिंपल सी बात है, आज की डेट में हमें पता है कि भैया एटम कैसा दिखता है। मैं पहले क्लाइमेक्स देता हूं। अभी हमको पता है भैया कि एटम कुछ ऐसा दिखता है कि बीच में न्यूक्लियस है और आसपास बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, एटम के अंदर क्या चीज होती है? मेनली एटम के अंदर तीन चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो भैया हर जो एटम होता है ना, सबसे पहले तो एटम इंडिविजिबल है, तो आप एटम को और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, बट आप एटम को देख सकते हो कि भैया इसके अंदर क्या क्या है। हाँ, आप ऐसे तोड़ के अलग से न्यूट्रॉन को अलग नहीं कर सकते, इन तीन चीजों को आप ऐसा अलग नहीं करके रख सकते हो, तो इसलिए हम इंडिविजिबल बोलते हैं। बट एक एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? आज की डेट में हमको पता है कि भैया बीच में जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आसपास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो मॉडल ऑफ एटम है, क्या इसमें हम डायरेक्टली आ गए होंगे? क्या साइंटिस्ट ने डायरेक्टली सबसे पहले यही खोज लिया होगा कि भैया ऐसा ही दिखता है एटम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने बोला होगा कि भैया एटम ऐसा दिखता है, फिर उसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट है, अबे सुन तूने गलत बोला है, एटम ऐसा दिखता है। फिर तीसरा, उसने लगा नहीं भैया ऐसा दिखता है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ज्ञान दिया होगा। तो इन बहुत सारे साइंटिस्ट में से अपन तीन साइंटिस्ट को पढ़ेंगे। कौन? रदरफोर्ड, थॉमसन और बोर। इन तीनों को पढ़ेंगे कि भैया इन तीनों ने अपना क्या क्या ज्ञान दिया। इन्होंने कुछ चीजें सही बोली, कुछ चीजें गलत बोली। फिर जो अगला आया उसने बोला कि सुन मेरी बात, तूने ये सब तो सही बोला बट कुछ तूने इसमें गलती कर दी। फिर तीसरा है, उसने बोला कि सुन तूने ये सब तो सही बोला बट तूने इसमें गलती कर दी। तो देखो, तीनों साइंटिस्ट पे जम करने से पहले जो अपने को आज पता ना, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अपने को सबसे पहले पता है भैया एटम के अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का होता है भैया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। भैया इनके पास में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब देखो, अपने को आज की डेट में ऐसा पता है कि भैया एटम से दिखता है, बट हमको शुरू से तो ऐसा पता नहीं होगा। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि भैया सबसे पहले तो ये देख लो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का बेसिकली मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज बेसिकली जैसे अपना हर चीज का मास होता है, लेंथ होती है ना, हर चीज का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। तो इस प्रकार से चार्ज की भी एक यूनिट होती है जिसको अपन कूलम बोलते हैं। ज्यादा कूलम्स का चार्ज यानी कि ज्यादा चार्ज, है ना। अब चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो जैसे प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेम मात्रा में नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ये हमको आज की डेट में पता है, ठीक है। अब आते भैया कौन कौन सी चीज लेके आए। तो जब भी पूछा जाए कि न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए तो चैडविक बोलना, प्रोटॉन्स किसने किए तो गोल्डस्टीन बोलना, और इलेक्ट्रॉन्स किसने किए तो थॉमसन बोलना। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है। प्रोटॉन्स को आप कैनाल रेज भी बोलते हो, और इलेक्ट्रॉन्स को आप कैथोड रेज बोलते हैं। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि एक एक मार्क्स से पूछ लेते हैं। मैं जो ये लेक्चर बना रहा हूं ना, ये आपके एक एक मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक सब कुछ कवर करने वाला है, ठीक है। तो ये एक एक मार्क्स से पूछ ली जाती चीजें। अब देखो, न्यूट्रॉन्स को जे चैडविक लेके आए। न्यूट्रॉन्स बेसिकली सब एटॉमिक, अच्छा ये तीनों चीजें ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एटम के अंदर दो टाइप के नंबर्स भी होते हैं, अपन देखेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इस पर मैं आगे आके सब जम करते चलेंगे, ठीक है। चलो, तो अब तीन डिफरेंट मॉडल एटम पढ़ते हैं। अपने को पढ़ना है भैया थॉमसन ने क्या ज्ञान दिया, फिर उन्होंने ज्ञान दे दिया, उन्होंने बोला कि भैया ऐसे होता होगा। फिर बाद में थोड़ा साल बाद रदरफोर्ड, अरे सुन तूने ये चीज गलत बोली, ये चीज सही बोला, ठीक है तेरी वाली बात सही मान ली, पर ये तूने ये चीज गलत बोली। फिर बोर आया, उसने बोला कि भैया तूने ये चीज गलत बोली। इनकेस में और भी साइंटिस्ट आए थे, बस ये तीन जो थे वो मेजर साइंटिस्ट थे। तो हम सबसे ज्यादा किसकी सुनते हैं? बोर बाबा की, ठीक है। चलो थॉमसन बाबा की सुनते हैं। सबसे पहले थॉमसन ने बोला कि भैया थॉमसन बाबा खाने पीने के शौकीन थे। इन्होंने बोला कि जो एटम होता है ना वो प्लम पुडिंग जैसा होता है। तो थॉमसन मॉडल एटम को प्लम पुडिंग मॉडल बोलोगे, वाटरमेलन मॉडल भी बोलोगे, ठीक है। मेडल बोल दिया मैंने, वाटरमेलन मॉडल भी बोलोगे। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, थॉमसन ने बोला कि जो एटम है वो एक स्फीयर है ना। क्या क्या चीजें सही बोली, सुनते चलो, स्टोरी की तरह सुन चलो। थॉमसन ने बोला कि भैया एटम जो होता है ना वो स्फीयर होता है, बहुत अच्छी बात है। और जो पूरा स्फीयर होता है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ होता है, यानी कि हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है, ये एक पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ स्फीयर पूरा। ऐसा समझ लो कि आपकी बॉल होती है ना, वो बॉल एक स्टील की बॉल है, पूरी भरी हुई बॉल है और पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। और उसके अंदर जैसे अपने तरबूज के अंदर कैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं, वैसे एक पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं। तो पूरा जो लाल वाला पोर्शन है तरबूज का वो पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर जैसे बीज धसे हुए हैं वैसे इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ बात सही थी। सबसे पहली बात इनकी क्या सही थी? इन्होंने ये चीज बोली कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। यानी कि ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये इस नेगेटिव चार्ज के बराबर है। यानी कि मान लो अगर 10 का पॉजिटिव चार्ज है तो 10 का नेगेटिव चार्ज भी होगा, यानी कि एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। भाई एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, वो तो एटम के अंदर भैया प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो दोनों का मिला जुला के कंबाइंड चार्ज 0 है। तो ये बात इन्होंने सही
बोली, बट इनकी एक बात गलत थी कि भैया एटम पूरा भरा हुआ है, क्योंकि आज के डेट में अपने को पता है कि एटम हॉलो है, एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली है, तो ये चीज इनकी गलत निकल गई। बाकी ये सही था कि एटम स्फीयर है ना, बट स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं, एटम एक खोखला स्फीयर है, उसके अंदर सब चीजें रिवॉल्व हो रही, तो इनका क्या था कि भैया एटम कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल ही बोलते हैं कि भाई जब आप इसको काटोगे तो आपको कैसे वाटर में इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है धसे हुए दिखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब थॉमसन रामन ने क्या बोला, ध्यान से सुनो, ये एग्जाम के अंदर अगर लिख के आना तो ऐसा लिख के आना। सबसे पहले वो तो बोला कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, यानी कि धसे हुए इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, और दूसरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल। अब इन्होंने फाइंडिंग्स क्या कहती, मतलब हमको सही चीज इससे क्या मिली, सबसे पहली बात तो हमको ये सही मिल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। भाई थॉमसन रामन ने एक चीज सही बोल दी कि अगर एटम के ऊपर अगर तुम पॉजिटिव चार्ज निकालो और पॉजिटिव चार्ज भैया मान लो कि 12 निकल के आए, तो आपका नेगेटिव चार्ज भी 12 हो गया, यानी कि इफेक्टिवली एटम के ऊपर चार्ज 0 है। यह बात इनकी बिल्कुल सही थी, इसमें किसी ने डाउट नहीं किया और आज भी सही है, ठीक है। बट इनकी बाकी सारी बातें गलत है, क्योंकि अपने को पता है कि एटम एक्चुअली कैसे दिखता है, बीच में न्यूक्लियस, आसपास से ऑर्बिट्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और बाकी पूरा एटम खोखला, बट इनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। अब भैया दूसरे बाबा आते हैं, दूसरे बाबा बोलते हैं कि भैया एक काम करो, मैं ना तुम लोगों को ऐसी घिसी पिटी कहानी नहीं दूंगा, ये रदरफोर्ड ने तो तुमको बोल के छोड़ दिया है ना, तो खाने का शौकीन था, अपन तो भैया एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, सारे बंदे इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला एक काम करो, सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल लेके आओ, गोल्ड फॉइल लेके आओ और ZNS स्क्रीन लेके आओ। सबने पूछा भैया इसका क्या करोगे, तो उन्होंने लगा मैं बताता हूं क्या करूंगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना। देखो सिंपल सा गणित है, आपने हीलियम का नाम सुना होगा। हीलियम के अंदर क्या होता है भैया, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब अगर मैं हीलियम के अंदर से, तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज है भैया, 2 प्रोटॉन के कारण +2 का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण -2 का चार्ज, यानी कि इफेक्टिवली न्यूट्रल है, एज यूजुअल एक एटम न्यूट्रल होता है। अब अगर मैं इस हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, भाई अगर मैं इस हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो क्या होगा, 2 प्रोटॉन होंगे और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। भैया इसका मतलब इसके ऊपर तो जो चार्ज होगा वो +2 का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया हीलियम 2+, इसको मैं ऐसे लिखता हूं। तो इस हीलियम 2+, अच्छा जब भी किसी एटम के ऊपर, आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज आया था तो उसको अपन आयन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक आयन हो गया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2+ आयन, He2+ आयन को अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो बेसिकली उसने बोला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ले आओ, तो उसका एक बंदा गया दुकान में गया, उसने बोला भैया बहुत सारे अल्फा पार्टिकल दे दो, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल दिखाएगा। फिर दूसरा बोले गोल्ड फॉइल, है ना, बोले भैया अमीरी है ना, पैसा बहुत है, तो उसने बोला पैसे के लिए गोल्ड फॉइल नहीं ले रहे, गोल्ड फॉइल इसलिए ले रहे क्योंकि बहुत पतली होती है। तो भैया पतली शीट का क्या करेंगे, अभी सुनते चलो। और तीसरा बोला एक स्क्रीन लेके आओ, है ना, भैया पिक्चर देखनी, नहीं पिक्चर नहीं देखनी, तुम तो स्क्रीन लाओ, फिर अपन देखते हैं। स्क्रीन किसकी थी, जिंक सल्फाइड की, ठीक है। तो एक्चुअली में ये ऐसा है ZNS, ठीक है। चलो अब इन्होंने बोला कि अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपन ऐसा करते हैं कि अपन ना एक मशीन गन लेते हैं, उस मशीन गन के अंदर जितने भी अल्फा पार्टिकल लेके आए वो सारे भर देते हैं और सामने गोल्ड फॉइल रखते हैं और उसमें ढेर सारी गोलियां मारते हैं। मतलब इमेजिन करो यहां पर एक गोल्ड फॉइल है, यहां पर मेरे पास मशीन गन है और मैं धर्र करके गोली मार रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, गोली मार रहा हूं, गोली नहीं मार रहा हूं, एक्चुअली मैं गोली के रूप में क्या मार रहा हूं, अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि बहुत सारे He2+ आयंस मार रहा हूं। तो मैंने क्या किया, धर्र स्पीड से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मार रहा हूं, बीच में गोल्ड की फॉइल है। अब मुझे ये चेक करना है कि भैया ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये जब गोल्ड फॉइल से टकराते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, क्या ये सीधे जाते हैं, क्या ये सीधे जाके टकरा के घूम जाते हैं, क्या ये वापस आ जाते हैं। तो अपने को वो चेक करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, भाई अपन अल्फा पार्टिकल्स देख तो सकते नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, एक स्क्रीन लगा देते हैं ताकि जो भी अल्फा पार्टिकल जाएंगे वो टकरा के अपने को दिख जाएंगे कि भैया जहां पे भी निशान मिल रहा होगा, मतलब जहां पे स्पॉट होगा, जैसे गोलियों के स्पॉट होते हैं ना, वैसे इसके स्पॉट दिख जाएंगे कि भैया अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं। तो ये चीज अपने को ऐसे पता चल जाएगी। अब ये सारा कार्यक्रम करने के बाद रदरफोर्ड बाबा ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भैया मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है ना वो बिल्कुल बिना डिफ्लेक्शन के सीधे के सीधे पास कर गए, मतलब जैसे जा रहे थे वैसे बिल्कुल सीधे ही चले गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो टकरा के थोड़े छोटे मोटे एंगल से इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि मतलब मैक्सिमम तो सारे सीधे चले गए, कुछ ऐसा हुआ कि टकराए और इधर चले गए, टकराए और इधर चले गए, और बहुत ही कम यानी कि करीब करीब 12,000 में से सिर्फ एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो टकरा के वापस आ गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, अब इससे क्या, इसका क्या मतलब हो सकता है दया। तो इस दया ने बताया कि भैया इसका मतलब ये हो सकता है कि, समझते हैं ना, बताता हूं क्या मतलब हो सकता है। देखो तो अब है ना, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली ऐसा समझो कि अपनी गोल्ड फॉइल की थिकनेस है ये, है ना, मतलब भैया अपना जो कागज होता है ना, ये आपका कागज है, ठीक है, ये आपका कागज है, इस कागज की ये थिकनेस को अगर मैं बहुत जूम इन कर दूं तो वो ऐसा दिखेगा। तुम बोलोगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सारी लेयर ऑफ एटम्स। हाँ, गोल्ड फॉइल जो, मतलब ये तो पेपर है, इससे भी कई गुना पतली होती गोल्ड फॉइल। हमने गोल्ड फॉइल इसलिए ली बिकॉज गोल्ड फॉइल इज एक्सट्रीमली, ध्यान से सुनना, एक मार्क्स में पूछ लेंगे कि गोल्ड फॉइल क्यों ली, बिकॉज गोल्ड फॉइल इज एक्सट्रीमली मेरेबल, यानी कि आप उसको बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपने उसको बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर लिया, तब भी उसके अंदर 1000 लेयर ऑफ एटम्स होंगी, मिनिमम 1000 लेयर ऑफ एटम्स, यानी कि अगर आप जूम इन करके देखोगे ना तो यहां तो सिर्फ 4-5 ही दिख रही, बट एक्चुअली में 1000 लेयर ऑफ एटम्स होती हैं। एटम इतने छोटे होते हैं मेरी जान के तुम देख नहीं सकते हो। तो हमने
सबसे पतली शीट क्यों ली? हमने सबसे पतली शीट इसलिए ली क्योंकि अपने को क्या देखना है कि भैया एक एटम कैसा रिस्पॉन्ड करता है हीलियम He2+ पार्टिकल को। अब हमारे लिए प्रैक्टिकली एक एटम को खड़ा करना तो पॉसिबल नहीं है, तो अपन ने इसलिए गोल्ड फॉइल खड़ी करी क्योंकि वो सबसे पतली होती है। अगर मैं कोई दूसरी शीट लेता, मान लो पेपर की शीट लेता, तो ये बहुत मोटी है एज कंपेयर टू गोल्ड फॉइल, तो इसके अंदर बहुत सारे लेयर ऑफ एटम्स होती हैं। मुझे क्या चाहिए कि भाई जितनी कम लेयर ऑफ एटम्स हो उतना ज्यादा मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊंगा कि जब भी अल्फा पार्टिकल एटम से टकराता है तो क्या होता है उसका। तो अपने को एक एटम तो मिल नहीं सकता कहीं, तो मिनिमम एटम कहां मिल सकते हैं? गोल्ड फॉइल की थिकनेस में। तो इसलिए अपन ने गोल्ड फॉइल को चूज किया। तो ऐसा कोई उनका शौक नहीं था सोने होने का, उनको की पत्नी को पसंद नहीं था सोना, बट उन्होंने बस ऐसे ही चूज कर लिया। अब देखो अपन ने क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कहीं ना कहीं किसी एटम के न्यूक्लियस से या न्यूक्लियस से टकराए होंगे, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बिल्कुल ही सेंटर न्यूक्लियस के सेंटर से टकरा के इधर वापस पलट के आ गए। तो हमें क्या पता चलता है इससे? ठीक है, इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि थिन से थिन लेयर लेनी थी, और ये गोल्ड फॉइल भी करीब 1000 एटम्स दिखती है। ठीक है, अब ये यहां पर कुछ डिटेल्स है जो आप लोगों को रीड करते चलनी है। ठीक है, बेसिकली मैं तुम लोगों को स्लाइड्स रीड करके पढ़ाने नहीं आता हूं, मेरे को पता है, मैं आसान बनाने के लिए आता हूं, वरना तो तुम एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। तो हमें इससे क्या कंक्लूजन मिला? सबसे पहला तो भैया चूंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए, इसका मतलब एटम में मैक्सिमम जगह खाली है, खोखला एटम पूरी तरीके से। इसका मतलब ऐसा समझो कि आपका जो पूरा घर है वो पूरा घर एक गोल एटम है, और उसके अंदर आपने बीच में एक टेनिस की बॉल पकड़ी हुई है, वो आपका क्या है? न्यूक्लियस। इतनी सारी जगह खाली है एटम के अंदर, इतनी सारी भरपूर मात्रा में खाली है। दूसरी चीज, चूंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब जितना ही पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो बहुत कम जगह। इसको याद रखने का फंडा क्या? देखो मैंने क्या बोला? He2+ आयन है ना, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है वो बहुत कम जगह में एटम में, अगर ज्यादा जगह में होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते ना, बट बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और तीसरा क्या है कि बिल्कुल ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल जो टकरा के वापस आ रहे हैं। इसका मतलब जितना भी एटम का मास है, यानी कि जितना भी एटम है, मेनली जितना भी वजन है, वो सारा का सारा वजन और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे स्टोर्ड है, और वो होता है न्यूक्लियस, यानी कि वो होता है सेंटर ऑफ एटम। ऐसा समझो कि आपका पूरा घर एक बॉल है, और उस बॉल में सिर्फ एक ही चीज का वजन है, जो कि आपके हाथ में टेनिस की बॉल है वो, बाकी पूरे घर में कोई वजन नहीं, नेग्लिजिबल वजन है। तो आपका जितना भी मास है घर का और जितना भी चार्ज है वो सब एक सेंटर में स्टोर्ड है। सेम चीज यहां पर है। ठीक है, चलो, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने क्या बोला कि भैया एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम के अंदर, है ना, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और पूरा का पूरा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर है। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, है ना, ऐसा ही होता है भाई। आज के डेट में जो एटम होता है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बट इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ऑर्बिट्स के बारे में ढंग से नहीं बताया। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। कैसे रिवॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं, कितने ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं बताया, बस इतना बोला कि भाई रिवॉल्व करते हैं। अब तुम ढूंढ लो कैसे करते हैं। और तीसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ये बिल्कुल सही बात है ना। अब दिक्कत क्या हुई? इनके हिसाब से एटम कुछ ऐसा दिखता था कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियस है, और आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने न्यूट्रॉन का कुछ खास जिक्र नहीं किया, और बस ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आसपास रिवॉल्व करते हो, कैसे करते, क्यों करते, कुछ नहीं बताया। तो इनके ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं, इनकी लिमिटेशन क्या कहते हैं, ये एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। जहां भी मैं ईए में लिखूं मतलब एग्जाम में आएगा, भैया क्या है इसकी लिमिटेशन। सबसे पहले लिमिटेशन, सबसे पहला तो इन्होंने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इन्होंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को एक साइंस बताता हूं, दिमाग मत लगाना। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो देखो कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है, मान लो कि तुम दौड़ रहे हो गोल गोल, तो क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। भाई मान लो तुम्हारी स्पीड भले ही कांस्टेंट है, मान लो तुम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गोल 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 घूम रहे हो, या एक गाड़ी घुमा रहे हो 10 की स्पीड से। अब भले ही तुम उसकी गाड़ी की स्पीड सेम है, बट जब तुम उसको गोल घुमा रहे हो तो कॉन्स्टेंटली तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। भाई तुम सीधे तो जा नहीं रहे हो, तुम गोल घूम रहे हो, यानी कि हर एक इंस्टेंट पे तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां पर चेंज हुई, यहां पर चेंज हुई, यहां पर चेंज हुई। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो? वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड और डायरेक्शन। अब अगर दोनों में से, स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है भैया? एक्सेलरेशन लग रहा है। और जब भी किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन लगता है तो उसकी एनर्जी लूज होती जाती है। यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होता है तो वो एनर्जी धीरे धीरे लूज करता है, ऐसे थकता चले जाता है, थकता चले जाता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, अब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, तो रदरफोर्ड के हिसाब से वो गोल 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 घूम रहा है ऑर्बिट में। तो एक्चुअल साइंस के हिसाब से क्या होगा कि भाई अगर वो गोल 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 घूम रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो थक जाएगा, और क्या होगा? वो इवेंचुअली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, कुछ इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, और इवेंचुअली जाके न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता तो जो एटम हम आज की डेट में जानते हैं वैसा एटम होता ही नहीं, यानी कि दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी एटम्स है, दुनिया बनी तो एटम्स है, दुनिया के सारे एटम्स न्यूक्लियस में अगर फॉल कर जाते हैं तो फिर तो एटम्स खत्म, दुनिया खत्म, मैं खत्म, तुम खत्म, सब खत्म।
बट ऐसा तो होता नहीं है, तो ये बात इनकी गलत निकली, है ना। दूसरा इन्होंने ये बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बट कितनी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, कहां रिवॉल्व करते हैं, ये भी कुछ नहीं बताया। तो इन समस्याओं का समाधान देने के आया बोर बाबा ने बोला कि भैया रदरफोर्ड ने बाकी सारी चीज सही बोली है, बट उसने जो चीज बोली ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूं। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ना डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और ये स्पेशल ऑर्बिट्स होती है ना, मतलब ये स्पेशल ऑर्बिट्स ऐसे होती है जहां पर कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। अब देखो इन्होंने सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया, बोले कि एनर्जी रेडिएट होगी ही नहीं, है ना। अब वो डिटेल में नहीं घुसना, कैसे, बस ऐसा समझ लो कि जैसे तुमसे कोई पूछता है ना कोई सवाल बेसिक सा और तुम्हें जवाब नहीं आता तो तुम बोल देते हो कि ऐसा ही होता होगा, तो इन्होंने भी वही बोल दिया कि ऐसा ही होता होगा कि भैया अलग अलग ऑर्बिट्स हैं और उनमें एनर्जी रेडिएट नहीं होती। तो सिंगल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते, अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, है ना। और अगली चीज क्या बोली इन्होंने, है ना, सबसे पहले तो ये बोला कि इलेक्ट्रॉन लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन मान लो कि जैसे अपनी ऑर्बिट है ना, अब क्या होगा कि जितना अपनी ऑर्बिट बाहर होगी उस एनर्जी को हम हायर एनर्जी लेवल बोलेंगे। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाएगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। भाई उसको देखो क्या है, सीधी सी बात है, अगर उसको छोटे गोले में घूमना है, भाई छोटे गोले में घूमना है तो कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा, भैया छोटे से गोले में घूमना है। अगर मान लो बड़ा ट्रैक है स्कूल के अंदर और उसमें घूमना है तो अपने को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और बड़ा ट्रैक है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो भैया अगर उसको यही घूमना है तब तो कम एनर्जी में उसका काम हो जाता। बट अगर उसको बाहर वाले में घूमना है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, यानी कि उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, रेड बुल पीनी पड़ेगी, स्टिंग पीनी पड़ेगी, है ना, तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, है ना, और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो और बड़ी एनर्जी लेवल में घूम पाए, है ना। और मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो यहां रिवॉल्व कर रहा है उसको बोला जाए कि भैया एक काम कर तू छोटे वाले में रिवॉल्व कर ले, तो उसके लिए तो बड़ा आसान है यहां पर रिवॉल्व करना, तो वो क्या बोलेगा, अपनी एनर्जी लूज कर देगा, बोलेगा कि भैया मेरे पास इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं, मेरे को किसी को एनर्जी चाहिए तो मेरे से ले जाओ, मैं तो यहां अगर घूमना है मुझे तो बहुत इजीली घूम पाऊंगा। तो क्या मतलब है इसका कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो उसको एनर्जी पीनी पड़ेगी। भाई अगर किसी को छोटे गोले से बड़े गोले में जाना है तो उसको रेड बुल पीनी पड़ेगी ना, है ना, तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, कहीं से एनर्जी लेनी पड़ेगी। और अगर किसी एटम को, किसी इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है तो उसको एनर्जी वो लूज कर सकता है ना। लूज करना मतलब रेडिएट करना, आसपास वालों को बांट देना कि भैया तुम मेरी एनर्जी ले लो, मेरे को जरूरत नहीं, मैं छोटे गोले में जा रहा हूं, ठीक है। चलो अब ये जो ऑर्बिट्स होती है ना इनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है कि न्यूक्लियस बीच में है, फिर के शेल एल शेल, बेसिकली क्या था वो एबीसीडी बोल सकते थे, बट बोर बाबा ने बोला, उन्होंने बोला भैया अपन ना इतना आसान नहीं करना चाहते, अपने को थोड़ा मुश्किल दिखाना है, तो उन्होंने बोला एबीसीडी हो जाए के एल एम एन कर दो इसको, है ना, उनका फेवरेट के एल एम एन था, ठीक है। हो सकता है के से कोई उनकी गर्लफ्रेंड का नाम स्टार्ट होता हो तो के एल एम एन रख दिया उन्होंने, है ना। तो के शेल कौन सी होगी, एन इज इक्वल टू 1, यानी कि सबसे पहली शेल, है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना, एन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, एन मतलब कि कौन से नंबर की शेल है, तो फर्स्ट शेल मतलब के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन। उन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं कि भैया कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, और वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं। तो जब ऐसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब किसी ने मुझसे बोला कि भैया आपने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बट कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। मान लो कि कोई एटम है जैसे कि सोडियम है, सोडियम के उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं, क्या भैया 11 के 11 यहां भर दिए हैं, या फिर 4 यहां भर दिए, फिर 3 यहां भर दिए, फिर 3 4 यहां भर दिए, फिर 4 5 यहां भर दिए, कैसे भरे हमने इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बता दो। तो इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया पता है कैसे होती है, इसके लिए 3 रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम बोलते हैं बोर और ब्यूरी के रूल्स, है ना। बोर बाबा गए ब्यूरी बाबा के पास, उन्होंने बोला कि मेरी जान एक बात सुन कि इलेक्ट्रॉन्स, मैंने ज्ञान तो दे दिया लोगों को, पर लोग मुझसे पूछ रहे कि इलेक्ट्रॉन भरे कैसे इसके अंदर, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे, 2 यहां, 3 यहां, 5 यहां, तो कैसे भरे हमने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, तो इसके रूल्स बताओ। तो 3 रूल उन्होंने दिए। सबसे पहला रूल बोला कि भैया किसी भी एक शेल की औकात हमको पता करनी है। सिंपल भाषा में यह है कि मान लो कि यहां पर कोई कॉलोनी कट रही है ना, मान लो कि बीच में कोई बिल्डर है और वो बिल्डर एक नई कॉलोनी लेके आ रहा है और वो गोल शेप में लेके आ रहा है, तो बीच में उसका ऑफिस है ना। वो सबसे पहले उसने एक शेल निकाली, है ना, मतलब सबसे पहले कॉलोनी काटी, फिर उसके बाद में कॉलोनी काटी और यहां पर लोगों को बंगले दिए, फिर यहां पर लोगों को बंगले दिए। तो उसको बस किसी ने पूछा कि भाई बंगले की लिमिट क्या है, कि तुम बंगले सबसे पहले कैसे बनाओगे। तो सिंपल सा लॉजिक समझो, सिंपल सा लॉजिक क्या है कि सबसे पहले तो भैया बंगले जब भी बेचेगा तो कैसे बेचेगा कि सबसे पहले तो भैया जो सबसे छोटे कॉलोनी उसने काटी, सबसे पहली कॉलोनी काटी है, वहां पर उसके बंगले बिक जाए। फिर उसके बाद में जब ये कॉलोनी सक्सेसफुल होगी तब जाके वो कॉलोनी एक्सपांड करेगा, तब जाके वो बोलेगा कि भैया ठीक है, एक बार यहां की लिमिट खत्म हो गई कि यहां पर जितने आ सकते तो उतने आ गए, फिर मैं नई कॉलोनी बनाऊंगा, है ना। फिर इसके बाद में जब अगली कॉलोनी भरा गई पूरी तरीके से तब मैं बाहर जाऊंगा। तो इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन्स भराने होते हैं ना तो सबसे पहले वो पहली शेल में भराते हैं, फिर जब इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी फिर दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे।
ये बात समझ में आ गई भाई। जब भी किसी को कॉलोनी काटनी है तो कैसे काटेगा, मतलब जब भी किसी को नई सोसाइटी बनानी तो कैसे सोसाइटी बनाएगा कि सबसे पहले तो छोटी वाली जो सोसाइटी बनाएगा उसमें वो चेक करेगा कि भैया बंगले बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। एक बार इसमें बंगले बिक गए सारे के सारे जितनी लिमिट थी, फिर वो नई सोसाइटी बनाएगा उसमें बंगले बेचेगा, फिर वो नई सोसाइटी बनाएगा उसमें बंगले बेचेगा। ठीक है, अब भैया वो पता कैसे लगाएगा कि यहां पर बंगले की कैपेसिटी खत्म हो गई है ना, वो कैसे पता लगाएगा कि भाई पहली कॉलोनी में 2 बंगले आएंगे, 3 बंगले आएंगे, 4 बंगले आएंगे। तो उसके लिए उसने एक रूल बनाया 2n² का। 2n² का रूल क्या बोलता है, हमको ये बताता है कि भैया हर एक शेल की औकात कितनी, लिमिट कितनी है ना। अब तुम n को रिप्लेस कर दो नंबर ऑफ शेल से, है ना। जैसे मान लो पहली शेल की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की लिमिट है। भाई मैंने 2n², सिंपल गणित लगाया, 2n² मतलब n की जगह पे तुम 1 2 3 4 रख दो, ये 1 2 3 4 रख दो। ठीक है, तो n की जगह पे मैंने 1 रखा तो लिमिट आ गई 2। सेकंड शेल की अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया k शेल की बात, है ना। फिर l शेल की, अब l शेल को हम क्या बोलेंगे, सेकंड शेल। तो सेकंड शेल की बात क्या होगी, 2 × 2 का स्क्वायर, है ना, 2n² यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 × 4, 2 × 4 यानी कि 8। फिर थर्ड शेल की बात करेंगे तो थर्ड शेल क्या होगी, KLM शेल। m शेल क्या हो जाएगी 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 9 = 18। सिमिलरली फोर्थ शेल क्या हो जाएगी, जब भी फोर्थ शेल होगी तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 4 16, है ना, तो 2 × 16 = 32। तो हर एक शेल की अपने को लिमिट पता चल गई कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तीसरी शेल में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, चौथी शेल में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। भाई ऑब्वियस बात है ना, जैसी शेल बड़ी होती जाएगी, जैसी कॉलोनी बड़ी होती जाएगी तो ज्यादा बंगले आते जाएंगे। भैया ये कॉलोनी सबसे छोटी है, ये कॉलोनी सबसे छोटी, तो इसमें सबसे कम बंगले आ पाएंगे। फिर अगली वाले में सबसे थोड़े बंगले बढ़ जाएंगे, फिर अगले वाले में थोड़े और घर बढ़ जाएंगे, अगले वाले में थोड़े और घर बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसी कॉलोनी बड़ी होती जाएगी, एक्सपांड होती जाएगी, तो बंगले बढ़ते आएंगे। ठीक है, बट इसमें कैच है, इसमें कैच क्या है कि भैया भले ही ये जो तीसरी शेल है ना, ये जो तीसरी कॉलोनी है, इसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की, बट प्रैक्टिकली हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया इतनी बड़ी शेल है ना, भले ही इसकी कैपेसिटी ज्यादा की है कि यहां पर ज्यादा घर आ सकते हैं, बट आपको हर घर तक पानी पहुंचाना, है ना, बिजली पहुंचाना कितना मुश्किल है। तो भले ही एरिया वाइज कॉलोनी बड़ी है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हो, यानी कि ज्यादा घर भर सकते हो, बट फिर भी एक लिमिट है कि आप प्रैक्टिकली 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या 8 घर से ज्यादा भर ही नहीं सकते। भाई जगह ज्यादा है मान लिया, बट हर घर तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना कितना मुश्किल काम है ना। तो इसलिए भले ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, बट हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। तो ये तो हमने कैपेसिटी देख ली, बट हर शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर ही नहीं सकते, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो। भले उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि यहां पर 18 घर आ सकते हैं, कहने को तो आ सकते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं यहां पर 8 घर भर पाना। ठीक है, सॉरी 18 घर भर पाना। तो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हर शेल में, भले इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। ठीक है, चलो तो कैपेसिटी देखो, अब के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8, के एल एम में भी 8 और एन में भी 8। भले इनकी कैपेसिटी ज्यादा की है, यानी कि इसकी कैपेसिटी 18 की है, इसकी कैपेसिटी 36 की है, बट फिर भी 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। और अगला तरीका क्या है, वही कि भाई स्टेप वाइज मैनर में आएंगे, कि पहले सबसे पहली शेल भराएगी, है ना। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए, उसके बाद में अगली शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, फिर उसके बाद में अगर और इलेक्ट्रॉन बच गए तब अगली शेल में जाएंगे। ऐसा नहीं भैया कि आपने बाहर से भरना चालू कर दिया, पहले आप छोटी वाली शेल भरोगे। ठीक है, अब आते हैं वैलेंसी के ऊपर। सबसे सिंपल वैलेंसी का एक्सप्लेनेशन अगर पूरे इंटरनेट पे तुम देखने वाले हो तो यहां है। ठीक है भैया, अपन सबको जिंदगी में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, है ना भाई। अपन अब देखो, एटम भी स्टेबिलिटी चाहता है, मतलब एटम भी चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, यानी कि जिंदगी में संतुष्ट हो जाए, है ना। जैसे हम लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी, वैसे एटम भी स्टेबिलिटी चाहता है ना। अब ध्यान से सुनना, हम लोग क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। अब हमें स्टेबिलिटी के लिए कुछ कुछ हमने बना रखे नियम कि भैया हमको अगर स्टेबल होना है तो क्या चाहिए भैया, एक तो शादी हो जाए किसी अच्छी से लड़की से या किसी अच्छे से लड़के से, थोड़े बहुत पैसे कमा ले, बड़ा बंगला हो, बड़ा घर हो, परिवार सुखी हो, हम लोग हेल्दी हो, अपनी कितनी सारी कंडीशन से स्टेबल होने के लिए, है ना भाई। हम क्यों पढ़ लिख रहे हैं, इसलिए पढ़ लिख रहे हैं ना कि एक टाइम पे आके अपन इतने पैसे कमा ले, अपनी शादी वादी ठीक ठाक देके हो जाए, अपन सब लोग खुश रहे, अपन घर वालों को खुश रहे, अपन स्टेबल रहे लाइफ में। तो हम सब लोग कहां भाग रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम सब लोग कहां भाग रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ। किसकी तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ। तो एटम किसकी तरफ भागेगा, एटम भी स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, है ना। एटम भी चाहता है ना कि भैया यार जैसे लोग स्टेबल हो रहे हैं वैसे मुझे भी स्टेबल होना है, मुझे भी स्टेबल होना है। तो एटम को स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है, जैसे हमारे लिए फलानी कंडीशन है, शादी होना, अमीर हो जाना, मिलियनर बन जाना, बंगला बना लेना, घर बना लेना, घर वालों को साथ में रखना, इतनी सारी कंडीशन है। तो एटम बोलता है यार मेरे इतनी सारी ख्वाहिशें नहीं है, मेरी सिर्फ छोटी छोटी ख्वाहिशें, ठीक है, मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं। तो एटम के भी छोटे छोटे ख्वाब है। एटम के क्या ख्वाब है, एटम के इतने ख्वाब है कि भैया जो भी उसके आउटरमोस्ट शेल हो ना वो कंप्लीटली फिल्ड हो, है ना, अधूरी ना हो।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर एटम चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। हाँ, अगर सिर्फ एटम के पास में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है और अगर सिर्फ पहली शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन में भी उसका काम हो जाएगा। बट जहां तीसरी शेल की बात आती है तो यहां से वो चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो। मैं कंप्लीटली फिल्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर पहली शेल है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, है ना, 2 से ज्यादा तो आ नहीं पाएंगे। तो पहली शेल है, अगर मान लो कोई एटम है जिसके पास में पहली शेल और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, यहां पर इसको 8 की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली शेल में लिमिट ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। बट जहां भैया दूसरी तीसरी शेल की बात होती है तो वहां पर वो चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आउटरमोस्ट शेल का मतलब क्या होता है भैया, जो सबसे बाहर है, जो सबसे बाहर है। मान लो कोई एटम है, कोई एटम है जिसके अंदर हमको 10 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएंगे भैया, ये 10 तो चलो स्टेबल हो गया, हमको 12 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएंगे भैया, 12 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भराएंगे कि सबसे पहले तो भैया न्यूक्लियस होगा, है ना, फिर जो पहली शेल होगी, पहली शेल होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, यहां पर बिल्कुल मिस मत करना भैया, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन अपन कैसे भरेंगे, अब अगली शेल में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगली शेल में कितने, देखो अगली शेल में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं क्या, नहीं, अगली शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8 की है ना। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, हमको क्या करना है, इस एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, सॉरी कितने, 12 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने पहली शेल को भर दिया, पहली शेल की कैपेसिटी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, यानी कि 2 लोगों को यहां पर घर दे दिया, है ना, सिंपल समझो कि 2 लोगों को हमने यहां घर दे दिया। अब बचे कितने, 10 लोग, 10 लोगों को और घर देना है, तो अगली कॉलोनी के अंदर हम घर दे देते हैं, है ना, अगली कॉलोनी के अंदर हम घर दे देते हैं। तो अगली कॉलोनी की कैपेसिटी कितनी, क्या हम अगली कॉलोनी में 10 घर दे सकते हैं, नहीं दे सकते भैया, अगली कॉलोनी की कैपेसिटी ही 8 घरों की है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 घर यहां पर भरा गए, ठीक है। अब 8 घर यहां भरा गए, है ना, बच्चे कितने, 2 और लोग बच गए, 2 और लोगों को घर चाहिए, तो 2 और लोगों के लिए अपन क्या करेंगे, इन 2 लोगों के लिए एक नई कॉलोनी बनानी पड़ेगी। सिर्फ 2 लोगों के लिए कितना कंटाल आ रहा है ना, कि सिर्फ 2 लोगों के लिए पूरी की पूरी नई कॉलोनी बनाओ, नए पाइप डालो, नई इलेक्ट्रिसिटी डालो, नए इंटरनेट के वायर डालो। तो ये 2 लोगों के लिए हमने यहां पर घर भर दिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना, है ना। अब जैसे हम लोग स्टेबल होना चाहते हैं, बट हम लोग क्या ज्यादा मेहनत करके स्टेबल होना चाहते हैं, नहीं भाई, अपन क्या चाहते हैं कि अपने को पैसा, शादी, घर, बंगला सब कुछ कम मेहनत में मिल जाए। तो एटम भी भैया आलसी तो है ही सही, पूरी दुनिया ही आलसी है, अपन भी आलसी, एटम भी आलसी। एटम क्या चाहता है कि एटम भी बहुत कम मेहनत में स्टेबल हो जाए। कम मेहनत में स्टेबल होने का मतलब क्या है कि कम से कम मेहनत में उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एटम ना बहुत ही तिगड़म वाला व्यक्ति है। एटम के पास में एटम बहुत तिगड़म लगाता है। एटम क्या सोचता है कि भैया अगर मुझे यहां पर स्टेबल होना है, ठीक है, तो देखो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका, वैसे तो पिछले चैप्टर में पढ़ाया जाता है बट मैं फिर से पढ़ा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं उसको लिखना है बस आपको ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखते जाओ स्टेप बाय स्टेप कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हम कैसे लिखते हैं इसको, इस प्रकार से लिखते हैं कि के शेल में कितने भरे हैं, एल में कितने भरे, एम में कितने भरे और एन में कितने भरे, ठीक है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2, एल में कितने भर दिए भैया हमने, 8 भर दिए, और एम में कितने भरे, 2, है ना। तो ये 2 8 2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप अगर ऐड अप भी करो तो 2 + 8 10, 10 + 2 12, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, यानी कि 12 का 12 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके अंदर भर दिए। किस प्रकार से भरे, पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। भाई पहले की कैपेसिटी 2 की है, दूसरी की कैपेसिटी 8 की, और तीसरी में हमने 2 एक्स्ट्रा बच गई, वो भर दिया। अब ध्यान से सुनो, अगर इस एटम को स्टेबल होना है तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके इसमें 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, कि भाई इसको कहीं 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ले ले, तो क्या होगा कि आउटरमोस्ट शेल में 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनको त्याग दे कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन तुम निकल जाओ, है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना तुम्हारे कारण फालतू में एक नई कॉलोनी बनानी पड़ेगी, तुम निकल जाओ। अगर ये निकल जाएंगे तो आउटरमोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, भाई फिर इस कॉलोनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी शेल गायब हो जाएगी। तो अब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 तरीके, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले लो या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दो। सबसे सस्ता तरीका क्या है, सस्ता तरीका मतलब सबसे कम लेन देन, देखो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये तो समझ गए अपन कि अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपने को इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ेगा। और सबसे सस्ता लेन देन जहां होगा वहां एटम जाएगा। भाई इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है। कम लेन देन कहां हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पे। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2।
सबसे सिंपल तरीका भैया कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ रहा है किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का देखो लेन देन कुछ भी चलेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का देन करना पड़ रहा है तो वैलेंसी 2 हो गई। ठीक है, सिमिलरली समझो कि मान लो कोई एटम है जिसके पास में 17 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, सॉरी मतलब टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपन कैसे भरेंगे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पहली शेल में भर दिए, बचे कितने 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 तो दूसरी शेल में आ नहीं सकते, दूसरी शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी, मैं अब ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा हर बार, तो 15 - 8 कितने बचे 7 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी शेल में हमने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो इसका कॉन्फिगरेशन हो गया। अब इसके पास भी 2 तरीके हैं, क्या कि भैया या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, त्याग दे, तो अब ये शेल गायब हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, ये शेल, तो ऑटोमेटिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर स्टेबल हो गया। या फिर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ ले, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना। आसान क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना, है ना। तो यहां पर क्या भैया, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने पे एटम स्टेबल हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लेन करने पे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। तो वैलेंसी क्या होती है भैया, अब किताबी भाषा में पढ़ोगे तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यानी कि कितने एटम का, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना पड़ेगा एटम को स्टेबल करने के लिए, उसको वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब तुम मुझसे पूछोगे भैया कि ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, है ना। जैसे कि और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, किसी एटम के अंदर मान लो कि 15 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो फटाफट भरो। कैसे भरोगे, इसको याद ही रख लो भैया, 2 8 तो आना ही आना है ना। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10 तो हो गया। तो 2 8 तो हमेशा देखो, अगर 10 से बड़ा नंबर है ना तो 2 8 तो हमेशा लिख देना, क्योंकि 2 + 8 10 होगा। बचे कितने 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 + 8 10, 10 + 5 15, ये हो गया। अब 2 तरीके हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले लो। क्या सस्ता है, कम लेन देन, कम मेहनत किसमें करनी पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन को लेने में। तो 3 इलेक्ट्रॉन का लेन करना आसान है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। सिंपल सिंपल। अब देखो ये इतने सारे एटम्स हैं, इतने सारे एटम्स हैं, आप इन सब की वैलेंसी निकाल सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर देखो। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा सेम रहेंगे, देखो सब जगह पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि एटम भैया न्यूट्रल है ना, अपन ने यही पढ़ा ना कि एटम न्यूट्रल है। तो अगर किसी एटम के पास में 5 प्रोटॉन है, यानी कि 5 प्रोटॉन का +5 का चार्ज है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी कि न्यूट्रल होगा एटम, है ना। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, न्यूट्रल किसी भी एटम का न्यूट्रल होना इज नॉट इक्वल टू उसका स्टेबल होना। भाई एटम तो सारे न्यूट्रल है, बट फिर भी सब लोग क्यों लड़े जा रहे हैं कि भैया हमको स्टेबल होना है, स्टेबल होना है, क्योंकि स्टेबल तब होगा जब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो हो सकता है जैसे कि अब यहां पर एटम न्यूट्रल था, है ना, जैसे कि यहां पर क्या था कि किसी एटम के उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन भी होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन भी होंगे। तो ये क्या होगा भैया, 15 प्रोटॉन का +15 चार्ज, 15 इलेक्ट्रॉन का -15 चार्ज, नेट चार्ज 0। तो ये क्या हो गया भैया, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर। बट अगर हमने इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया, और अभी हमने क्या किया भैया, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि सस्ता लेन देन का है 3 इलेक्ट्रॉन लेने का। तो अगर अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब क्या होगा, सॉरी अब क्या होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 2 8 8, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये पी स्टेबल स्टेबल स्टेबल। बट स्टेबिलिटी के चक्कर में हमने न्यूट्रल छोड़ दिया एटम का। कैसे, देखो अब इसके पास में कितने हो गए भैया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 + 8 10, 10 + 8 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट अब प्रोटॉन, ये ध्यान रखना हमेशा कि हम प्रोटॉन के साथ कभी भी छेड़खानी कर सकते, हम छेड़खानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकते हैं, तो हमने छेड़खानी तो कर नहीं सकते प्रोटॉन के साथ में। तो क्या होगा भैया, इस केस में क्या होगा कि प्रोटॉन तो 15 के 15 ही रहेंगे। तो अब ध्यान से देखो, 15 प्रोटॉन का +15 चार्ज और 18 इलेक्ट्रॉन का -18 चार्ज, तो नेट चार्ज कितना आ गया इलेक्ट्रॉन पे, -3 का। तो ये समझ लो, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन पे प्लस का चार्ज। अब देखो प्लस का चार्ज कैसे आएगा, मान लो किसी एटम की जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या जो उसका एटॉमिक नंबर है वो मान लो समझो 11 है ना, या 11 छोड़ो 12 है, ठीक है, 12 उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि इसके में 12 प्रोटॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, तुम प्रोटॉन को छेड़ ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को छेड़ सकते हैं, कितना इंटरेस्टिंग काम है ना, इलेक्ट्रॉन को छेड़ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देखो, देखो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन से ही आएगी, प्रोटॉन तो भैया जितने हैं उतने रहेंगे, स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन से ही आएगी। ठीक है, चलो अब कैसे, 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, 2 8 2, ये भर दिया हमने। अब इसके लिए आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देना,
कि 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देना। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रोटॉन तो 12 के 12 ही रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में, 10 इलेक्ट्रॉन। भाई पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 त्याग दिए, बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ये न्यूट्रल था, यानी कि +12 -12, 12 प्रोटॉन का +12 चार्ज और 12 इलेक्ट्रॉन का -12 चार्ज मिलकर 0 हो गया था। अब क्या हो रहा है भैया, प्रोटॉन तो 12 ही है, प्रोटॉन तो 12 ही है, तो 12 प्रोटॉन का +12 चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन का -10 चार्ज, तो हुआ कितना, टोटल ओवरऑल +2 चार्ज। तो इसका मतलब इस एटम के ऊपर +2 का चार्ज है, इस एटम के ऊपर -3 का चार्ज है। दोनों की वैलेंसी क्या होगी, उनके चार्ज के बराबर। तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। भाई -3 का चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का लेन करेगा, यानी कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंसी कितनी होगी, लेन देन के बराबर, यानी कि इस केस में लेन यानी कि 3 के बराबर। कितने इलेक्ट्रॉन का सिंपल टर्म्स में ट्रांजैक्शन हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है। इस केस में देखो भैया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागो या 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, इस केस में देन हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 का। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2, और चार्ज कितना हुआ, +2। तो जितना चार्ज होगा उतनी वैलेंसी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, जितना चार्ज होगा उतनी वैलेंसी होगी। अगर प्लस का चार्ज है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन त्याग के स्टेबिलिटी ली है, और माइनस का चार्ज है तो उसने उतनी इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी। भाई माइनस का चार्ज मतलब होता ही इलेक्ट्रॉन है, अगर माइनस है तो समझ जाओ कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन हद से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पर उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन होने थे उतने नहीं है, उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, माइनस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेना। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब देखो इस टाइप से, अब तुम बोलोगे कि भैया ये जो आपने बोला कि किसी एटम को मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, वो उनको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब दूसरा एटम देगा। कैसे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मेरा फेवरेट कंपाउंड NaCl, ठीक है भैया। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो अपन नमक खाते हैं ना, वो कैसे बनता है। सोडियम के पास गए अपन, है ना, सोडियम के पास में क्या थे भैया, टोटल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि इसके पास में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है ना। और क्लोरीन के पास में क्या है भैया, 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। वाह भैया बहुत बढ़िया बात है। अब देखो दिक्कत क्या है कि दोनों परेशान है अपनी जिंदगी से। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्टेबल नहीं है। साला इसके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281 का, या ऑटोमेशन में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू फंस गया, जिसके कारण पूरी कॉलोनी चलानी पड़ रही है, पूरा का पूरा एक सोसाइटी चलानी पड़ रही है। और इसके केस में क्या है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। ये सोच रहा है कि कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ये सोच रहा है कि कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। देखो एटम ना बहुत रिस्पेक्टफुल है, एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लावारिस नहीं छोड़ता है कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो कहीं भी उसको सड़क पे त्याग के आ गया। नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं देगा जब तक उसको एक हकदार वारिस नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सोडियम रास्ते से जा रहा था, बढ़िया भेलपुरी खा रहा था, अब एकदम से क्या हुआ कि क्लोरीन से टकराया हो। सोडियम ने क्या है, तेज चल रहा है क्या, तो क्लोरीन बोला है तू ढंग से बात कर मुझसे। तो सोडियम बोला यार भाई यार पहले परेशान हूं, मेरे को और परेशान मत कर। तो क्लोरीन ने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों परेशान है। तो सोडियम बोलता कि भाई भगवान ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया यार, कोई मिल नहीं रहा जो इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो क्लोरीन ने बोला है तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो सोडियम ने बोला हाँ यार 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है भैया, तेरे को अगर पता चले किसी को जरूरत हो तो बता देना, मैं लावारिस भी तो नहीं छोड़ सकता इसको। तो क्लोरीन ने बोला भाई नेकी और पूछ मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे को भगवान ने 1 इलेक्ट्रॉन कम दिया है, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। सोडियम बोला अच्छा, और मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो सोडियम और क्लोरीन बोला क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें, भाई तेरी कमियां मैं पूरी कर रहा हूं, मेरी कमियां तू पूरी कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, आपस में शादी कर लेंगे, ठीक है। तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तो इसको Na+ का आयन बनाना पड़ेगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इसको Cl- का आयन बनाना पड़ेगा। अब देखो ये आयन क्या है, सपनों की दुनिया है ना। सोडियम सपना देखता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो Na+ का आयन बना लेगा। क्लोरीन सपना देखता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो -1 मतलब कि वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये इन दोनों का सपना है, बट हकीकत में क्या होगा, हकीकत में इनको जब तक कोई वारिस नहीं मिलेगा तब तक ऐसा कर नहीं सकते। अब क्या हुआ, इनको वारिस भी मिल गया तो इनकी सपनों की दुनिया असलियत में बदलने वाली। तो अब क्या होगा, ये Na+ और Cl- मिल जाएंगे और इस सपनों की दुनिया के NaCl को फाइनली स्टेबली बना लेंगे। ऐसे होता है, ठीक है। अब और एग्जांपल देख लो, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, यानी कि मैग्नीशियम के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 282 होते हैं। जैसे इसका 281 है ना, वैसे इसका 282 होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है ना। अब क्या होता है, सेम चीज, क्लोरीन तो भाई बाहर घूमता ही रहता है, आवारा है क्लोरीन तो। अब इसका अगेन वही 287 ही है ना। तो ये इसके सपनों की दुनिया क्या है, Mg2+ बन जाना। इसके सपनों की दुनिया क्या है, Cl- बन जाना।
अब ये दोनों सड़क पे मिले और तो क्लोरीन मैग्नीशियम टकराए, मैग्नीशियम वही कहानी हुई कि भाई तेज क्यों चल रहा है ऐसा था, तो मैग्नीशियम बोला भाई बहुत परेशान हूं। क्लोरीन बोला क्यों परेशान है, मैग्नीशियम बोला कि यार भगवान ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, और क्लोरीन बोलता है यार भगवान ने मेरे को ना 1 इलेक्ट्रॉन कम दे दिया। तो मैग्नीशियम ने बोला कि देख मैं तेरे को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे तो दूंगा, बट मैं ना अपने 1 इलेक्ट्रॉन को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हूं, मैं अगर पूरी शेल बंद कर रहा हूं तो एक साथ बंद करूंगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन में दूंगा तो एक साथ दूंगा। तो वो क्लोरीन बोलता है भैया यार मेरे को तो 1 की जरूरत है, अब मैं तेरे से 2 कैसे लूं। तो मैग्नीशियम बोलता है एक काम कर, तू तेरे जैसे एक और तेरे जुड़ा भाई को लिया, क्योंकि तेरे को भी 1 की जरूरत है, उसको भी 1 की जरूरत होगी, मैं तुम दोनों को एक साथ दे दूंगा ना। तो भैया मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 क्लोरीन बुलाए, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मैग्नीशियम भी खुश, क्लोरीन दोनों खुश। तो अब इस केस में बॉन्ड क्या बन गया, MgCl2, क्योंकि 1 मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ी, ऐसे बॉन्ड बन गया। अब इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या है कि भैया इनके सपनों की दुनिया देख लो। इसकी सपनों की दुनिया क्या थी, Mg2+ बनाना, इसकी सपनों की दुनिया क्या थी, Cl- बनाना। अब जो यहां पर चार्ज है ना, इसको आप क्रिस क्रॉस कर दो कि भाई ये 2 को यहां ले जाओ, यहां से 1 को यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा Mg1Cl2। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सीधे भी लिख सकते हो MgCl2। तो आप किसी भी एटम को या किसी भी कंपाउंड को ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर आपसे किसी ने पूछा कि भैया एल्यूमिनियम, चलो खैर ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब जितने बनाना चाहो उतने बना सकते हो, तो ये तरीका है बनाने का, ठीक है। चलो अब ये कंसेप्ट क्लियर है वैलेंसी वाला, बहुत ही आसान तरीके से। अब आते हैं भाई अगले कंसेप्ट पे जो कि है मास नंबर का। बड़ी सिंपल सी बात है, हर एक एटम के अंदर ना 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मान लो कि आपका एटम है एक्स, एक्स की जगह मतलब आप सोडियम होता है तो आप सोडियम को Na लिख सकते हो, कॉपर को Cu लिखते हो, है ना, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, फिर एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, सिल्वर को Ag लिखते हैं। तो ये सब सिंबल्स हैं, इनको मैंने एक्स बोल दिया है कि भैया किसी को भी लिखने का तरीका क्या होगा कि आप सबसे पहले तो उसका सिंबल लिखो, जैसे कि NaCuCl जो भी आपको लिखना वो, है ना, और A to Z लिख दो यहां पर। बस सबसे सिंपल तरीका क्या है कि भैया आपने सिंबल ऑफ एटम लिखा, क्या है भैया एक्स, और लिख दो A to Z, है ना, ऊपर ए आएगा, नीचे ऑब्वियस बात है अल्फाबेटिकली ऊपर ए आता है नीचे जेड आता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमने देखा कि एटम के अंदर 2 टाइप के नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो इतना याद रख लेना बस कि A फॉर एटॉमिक नंबर, A फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता है। तो A फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता है तो A फॉर क्या हो जाएगा, मास नंबर, और Z फॉर हो जाएगा एटॉमिक। देखो 2 नंबर है हर एटम के पास में भैया, 2 नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब आपको कैसे लिखना है कि आपने सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखा, ऊपर लिखा A to Z। A फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता है, तो A फॉर एटॉमिक नंबर अगर नहीं होता है तो क्या बचा दूसरा नंबर, मास नंबर। तो A फॉर मास नंबर होता है और Z फॉर एटॉमिक नंबर होता है। बस ये तरीका याद रखने का। एटॉमिक नंबर क्या होता है इन जनरल, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हर एटम के पास में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होता है। बट जनरली हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से याद रखो एटॉमिक नंबर को, क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के साथ तो अपन लेन देन कर सकते हैं ना। मान लो कि 15 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के पास में, तो तुम क्या कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 15 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमने बाहर से दे दिया होगा उसको एक एक्स्ट्रा, प्रोटॉन जितने उतने रहेंगे, प्रोटॉन के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। उसका एक लॉजिक भी है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया प्रोटॉन सेंटर में होता है ना। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ जब छेड़खानी करोगे तो आप सिर्फ वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल के साथ कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ बाहर के बाहर आपका ट्रांजैक्शन हो गया ना। आप अंदर कैसे घुसोगे एटम के अंदर, तो घुस ही नहीं सकते, है ना। चलो तो ये तरीका होता है लिखने का। मान लो कोई एटम है, जैसे कि यहां पर आ जाओ, ये टेबल देखो, ये टेबल देखो। मान लो कोई एटम है, अपन मान लो कार्बन की बात कर रहे हैं, या चलो कार्बन तो थोड़ा, कार्बन को हटाओ, अपन समझ लो कि एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखो पहले, तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है 13, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 13, ठीक है। और एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स और यानी कि या। और मास नंबर क्या होता है, हमने क्या देखा भैया, मास कहां से आता है एटम का, पूरे एटम का मास कहां से आता है, सेंटर से, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखने का फंडा क्या भैया, पूरे एटम का मास कहां स्टोर्ड है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मास नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहां पर देखो भैया कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 13, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 14, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 13, और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 13, तो ये कितना हो गया 27। तो इसका मास नंबर का 27। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो ऐसे A to Z, है ना। तो ऊपर आप लिखोगे A वाला नंबर यानी कि ये 27, और नीचे लिखोगे ये वाला नंबर यानी कि 1313। ये हो गया तरीका,
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं भैया 3 जोड़ी पे, ठीक है, ये जोड़ी हमें पढ़नी नहीं है, आइसोटोप आइसोबार। अगर तुमने दो कोई एटम उठाए, अगर उन दोनों एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि उन दोनों एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो आप उसको आइसोटोप बोलोगे। देखो आइसोटोप P फॉर आइसोटोप आ रहा है तो P फॉर प्रोटॉन होता है। तो अगर दो एटम्स में मान लो एक एटम है A और एक एटम है B, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम मतलब क्या कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनको आप आइसोटोप बोलोगे। ये जोड़ीदार है, मतलब आप किसी भी एक अकेले एटम को आइसोटोप नहीं बोलोगे, आप हमेशा जोड़ी में बोलोगे कि ये दोनों आइसोटोप से एक दूसरे के, ठीक है। अगर दो एटम आपने पकड़े और उन दोनों का भार सेम है, भार मतलब क्या कि उनका मास नंबर सेम है, तो आप उनको आइसोबार बोलोगे, ठीक है, सिंपल। आइसोटोप क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे कि ये जनरली एक ही एलिमेंट के अलग अलग टाइप के एटम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 अलग अलग टाइप के एटम होते हैं दुनिया में। एक होता है जिसका मास नंबर 1 होता है, देखो ऊपर वाला क्या है मास नंबर, नीचे वाला क्या है एटॉमिक नंबर, तो तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 1 है ना, बट इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। सिमिलरली आप कार्बन की बात करो तो कार्बन का दोनों का मास नंबर अलग अलग है बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये दोनों ये क्या होगा? एक दूसरे के आइसोटोप्स, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है। अब देखो आप लोगों का ना एक न्यूमेरिकल आता है इसके अंदर कि आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है। भाई उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो क्लोरीन अलग अलग तरीके से मिलता है आपको, है ना। क्लोरीन का जो एटम है आपको दो टाइप का मिलता है। एक क्लोरीन का एटम वो होता है जिसका मास 35 होता है, और एक क्लोरीन का एटम होता है जिसका मास 37 होता है, और दोनों दुनिया में 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। अब इसको निकालने का सबसे इजीएस्ट मेथड बता देता हूं क्या है, ठीक है भाई। समझो, पहले लिख लो, पहले एटम या पहले आइसोटोप का मास इनटू उसका परसेंटेज प्लस दूसरे आइसोटोप का मास इनटू उसका परसेंटेज। क्या लिखा भैया मैंने बोला कि सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि भैया पहला जो आइसोटोप है क्लोरीन का, है ना, मतलब पहला आइसोटोप कौन सा हो गया? इसको हम बोल देंगे 35Cl, क्योंकि ऊपर मास नंबर लिखते हैं, और दूसरा को 37Cl बोल देंगे। हमको निकालना है कि दुनिया के अंदर एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है कि दुनिया के अंदर जितना जो रेशियो है ना, कि ये वाला कितना मिलेगा और ये वाला कितना मिलेगा, 3:1 है। अगर परसेंटेज में दे रखा तो डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा, अगर रेशियो में दे रखा तो आप पहले परसेंटेज निकाल लो। देखो रेशियो में अगर दे रखा, ध्यान सुनना, अगर रेशियो में दे रखा तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज कैसे निकालोगे? जैसे रेशियो है 3:1, तो सबसे पहले तो आप इनका टोटल करो, क्या हो जाएगा? 4, 3 + 1 4, है ना। अब क्या करोगे कि 3 वाले का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप 3/4 इंटू 100% कर दो, और दूसरा वाले का निकालना है तो 1/4 इंटू 100% कर दो। तो ये क्या हो गया भैया? 75% हो गया कैलकुलेट करके, और ये हो गया 25%। सिंपल तरीके से अगर मान लो आपको किसी का रेशियो 2:5 दे रखा है, तो कैसे निकालोगे इसका परसेंटेज? पहले तो इनका टोटल कर लो, टोटल क्या आया? 7, है ना। तो इसका परसेंटेज कितना होगा? 2/7 इंटू 100, और इसका परसेंटेज कितना होगा? 5/7 इंटू 100। दूसरा तरीका क्या है कि भैया आप किसी भी एक का परसेंटेज निकाल लो और दूसरे वाले में उसको 100 से माइनस कर दो, है ना। जैसे आपने 75% निकाल लिया तो आप 100 - 75 करोगे तो दूसरा हमेशा 25 ही आएगा। तो ये आपने परसेंटेज निकाल लिया। अब सिंपल कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है भैया? पहले वाले का परसेंटेज इंटू पहले वाले का मास। तो भैया ये 3 वाला कौन सा है? 3:1 वाला कौन सा है? देखो ये वाला है 3 और ये वाला है 1, तो इसका मास इंटू इसका परसेंटेज कर दो। इसका मास क्या है? 35 इंटू इसका परसेंटेज क्या है वो देखो, है ना। तो इसका मास है 35 इंटू कितना परसेंट है? 75%, प्लस इसका मास इंटू इसका परसेंटेज, इसका मास क्या है? 37 इंटू इसका परसेंटेज कितना है? 25%। बस आप इसको ऐड कर दो तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। कैसे करोगे भैया? 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100, है ना। यहां पर डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, 100 यहां पर भी कॉमन हो जाएगा, तो आप इनको एक्जैक्टली एड अप भी कर सकते हो, और फिर फाइनली आपके पास में आंसर आएगा 35.5, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एप्लीकेशन आइसोटोप एज इट इज एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि भैया आइसोटोप की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो भैया ये एज इट इज लिख के आना एग्जाम के अंदर, दिमाग ही मत लगाना, एज इट इज लिख के आना। आइसोबार क्या होते हैं? जिनका अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है बट उनका मास नंबर सेम होता नहीं, उनका आइसोबार, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन, दोनों का एटॉमिक नंबर 20 है और इसका एटॉमिक नंबर 18 है, बट दोनों का मास नंबर 40 ही है, ठीक है। चलो आइसोटोन हमारे काम का नहीं है। तो दैट बीइंग सेड हमारा चैप्टर होता है समाप्त। गट्टू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको यहां पर रिकॉर्ड करने दिया। आई होप कि इससे आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम अभी पास में आने वाली है तो ये रिवीजन, दिस इज द ओनली रिवीजन यू नीड, ठीक है। दैट बीइंग सेड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर गट्टू की टपरी के। तब तक के लिए चाय की चुस्की हो जाए, और हम लोग मिलते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, तो जाओ टेलीग्राम के ऊपर देख लेना। तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।